हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पूर्व वीडियो में भारतीय संविधान का विकास पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। अब हम इससे अगला पार्ट पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विकास से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आइए हम अगला अधिनियम पढ़ते हैं। आज हमारा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था, जिनके नाम से ही इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम पहली बार संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। 1909 के अधिनियम के द्वारा ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं अधिकार दिया गया था। अगला प्रावधान है पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना। तो मुस्लिमों को पृथक मताधिकार भी दिया गया और उनके निर्वाचन क्षेत्रों को भी अलग कर दिया गया, जिन क्षेत्रों से केवल मुसलमानों का ही निर्वाचन होना था। भारतीयों को विधि निर्माण या प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान 1909 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। इससे पूर्व भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था और न ही वे संसद में बजट पर बहस कर सकते थे। अगला प्रावधान है केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीयों को नियुक्त किया गया था। 1909 के अधिनियम के प्रति भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या रही, इससे संबंध में हम के.एम. मुंशी ने का विचार लेते हैं। तो के.एम. मुंशी ने कहा, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। इसी क्रम में मजूमदार ने कहा था, यह सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है, अर्थात इससे कोई अधिक सुधार भारतीय शासन व्यवस्था में नहीं हुआ था। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इस अधिनियम से अंग्रेज़ों ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर और मताधिकार देकर अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों में फूट डाल दी थी, जिसका नतीजा आगे चल कर के भारत का विभाजन होना था। इससे अगला जो अधिनियम है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला प्रावधान है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इससे पूर्व केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं थी। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भी की गई। द्वैध शासन का अभिप्राय था कि दोहरा शासन, प्रांतीय सरकारों को भी अधिकार दिए गए, लेकिन कुछ अधिकार वायसराय ने अपने पास रख लिए थे। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार कर पंजाब में सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही विभिन्न प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया।
इस अधिनियम द्वारा 1921 में नरेश मंडल की स्थापना की गई। तो नरेश मंडल की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा ही की जाती है। 1919 के अधिनियम के द्वारा शक्ति विभाजन किया गया और केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया। कुछ विषय केंद्र के पास रहे और कुछ विषय राज्यों को प्रदान किए गए। 1919 के अधिनियम के प्रभाव अर्थात भारतीय राजनीति पर 1919 के अधिनियम का क्या प्रभाव हुआ, तो देखिए, पहला प्रभाव इसमें रहा कि मताधिकार में विस्तार हुआ, क्योंकि सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों आदि को जो मताधिकार दिया गया था, इससे भारतीयों को मताधिकार में विस्तार हुआ। भारतीय अधिक लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुए थे। 1919 के अधिनियम से पूर्व प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते थे। इससे अगला जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बाद जो प्रस्तुत श्वेत पत्र आधारित था, अर्थात तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बाद जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था, इस पर यह 1935 का अधिनियम आधारित था। यह एक विस्तृत प्रलेख था जिसमें 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। पहला प्रावधान था कि इस अधिनियम के द्वारा कर्मिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, अर्थात एक साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा शक्ति विभाजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्ति विभाजन किया गया। अधिनियम की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल की गई थी। पहली संघ सूची, जिसमें 59 विषय शामिल किए गए। दूसरी प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय शामिल किए गए। तीसरी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय शामिल किए गए। संघ सूची के विषय संघ सरकार को सौंपे गए थे और प्रांतीय सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया था। समवर्ती सूची पर केंद्र एवं प्रांतों दोनों को अधिकार दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन की प्रणाली समाप्त कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रावधान था, प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता, क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्तता की स्थापना कर दी गई थी। छठा प्रावधान रहा है इसमें संरक्षण एवं आरक्षण की व्यवस्था। 1935 के अधिनियम के द्वारा कुछ वर्गों को संरक्षण एवं आरक्षण की प्रावधान किया गया था। इससे अगला जो प्रावधान रहा है, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। विधानमंडलों एवं मताधिकार का विस्तार किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा विधानमंडलों में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। इससे मताधिकार का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो कुछ वर्ग बचे हुए थे, उनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया था। जैसे 1935 के अधिनियम में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जमींदारों, पूंजीपतियों, मजदूरों एवं महिलाओं के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व महिलाओं के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान नहीं किया गया था। इस अधिनियम में महिलाओं को पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिए गए। इससे अगला प्रावधान रहा है कि बर्मा, अदन, बरार को
1935 के अधिनियम के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के शासन अधिनियम के प्रभाव एवं प्रतिक्रिया कि 1935 के शासन अधिनियम के भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव रहा और भारतीय नेताओं ने कैसी प्रतिक्रियाएं दी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि 1935 के शासन अधिनियम ने हमें एक ऐसी मोटर दी है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं परंतु इंजन कोई नहीं। इसी क्रम में नेहरू जी आगे कहते हैं कि 1935 के अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र कहा जाता है और ये घोषणा पत्र केवल दासता के लिए था क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को अधिराज्य बनाए रखना था। इसी क्रम में जिन्ना ने इसे प्रतिक्रियावादी, हानिकारक एवं रूढ़िवादी सुधार की संज्ञा दी है। इस 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता पूर्ण रूप से लागू कर दी गई, क्योंकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी, जिसको 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रहा, अर्थात 1935 से लेकर 1947 तक इस अधिनियम के द्वारा ही शासन व्यवस्था संचालित रही थी, अर्थात 1935 का अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक भारत में लागू रहा था। अगला प्रावधान है इसका कि भारत के संविधान पर 1935 के अधिनियम का अधिक प्रभाव रहा, क्योंकि 1935 के अधिनियम के 200 से अधिक अनुच्छेदों को जैसे कि तैसे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम का अत्यधिक प्रभाव रहा है। 1935 के अधिनियम के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, अर्थात भारत में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। 1935 का अधिनियम संविधान अनम्य था, अर्थात 1935 के अधिनियम के प्रावधानों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने का अधिकार वायसराय को नहीं दिया गया था। इसमें केवल अंग्रेजी संसद ही संशोधन कर सकती थी। भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिकार अधिनियम 1947, इस अधिनियम के द्वारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ आदि इस अधिनियम से हुआ था। तो यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। इस विधेयक को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक पारित हुआ। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत का विभाजन हुआ कि भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। ये 2 अधिराज्यों की स्थापना 1947 के स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। भारतीय रियासतों को किसी भी अधिराज्य में रहने का अधिकार दिया गया जो उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। वो किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते हैं। जब तक नया संविधान न बने तब तक दोनों अधिराज्यों की शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम से ही चलेगी, अर्थात जब तक नया संविधान नहीं बने तब तक शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही होगा। दोनों अधिराज्य राष्ट्रमंडल में बने रहें या उससे अलग रहें, उनको स्वतंत्र अधिकार
होगा। यह प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में किया गया था। 1947 के अधिनियम के द्वारा ही भारत स्वतंत्र हुआ था, अर्थात 1947 के स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इससे अधिक अध्ययन के लिए आप हमारा उड़ान एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।